हो गया बातचीत हो गया। देखो चैप्टर 7 रेवेन्यू हो गया बातचीत। चैप्टर 7 रेवेन्यू हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए थे, है ना। क्या होता है रेवेन्यू? व्हाट इज रेवेन्यू? वेरी गुड। जो हम प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो हमें पैसा मिलता है उसके हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। अब जो रेवेन्यू होता है वही प्रॉफिट होता है या अलग अलग होता है दोनों? क्यों अलग अलग होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट? रेवेन्यू का मतलब टोटल जो मनी हमें रिसीव हुआ है। अब जो मनी रिसीव हुआ है वो पूरा तो हमारा प्रॉफिट हो नहीं सकता, उसमें कुछ खर्चे भी होंगे, जैसे दुकान का रेंट होगा, जो सामान तुम बेचे हो उसका खरीदने का जो कॉस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, स्टाफ का सैलरी होगा, तो वो सारे खर्चे को माइनस करना पड़ेगा। सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच गया इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। रेवेन्यू जो प्रोडक्ट को बेचकर या सर्विस को बेचकर जो पैसा आता है उसको बोलते हैं, और प्रॉफिट सारे खर्चे को माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है। अब चैप्टर है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू दो प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में और दूसरा इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक मार्केट है जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, लाइन से बहुत सारे बायर्स मतलब सेलर्स बैठे हैं दुकान लगाकर, और बहुत सारे बायर्स वहां पर खरीदने को आए हैं। हर कोई का प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है, मतलब सेम है पूरा। तुम प्रोडक्ट देखकर बता नहीं सकते कि ये किसके दुकान का प्रोडक्ट है। ठीक है। प्रोडक्ट इस टाइप का है कि सभी का प्रोडक्ट सेम है, तुम कहीं से भी खरीदो तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार के मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो सेम रहता है। हर दुकान वाला ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर प्रोडक्ट बेच रहा होता है। ठीक है। रियल लाइफ में तो पूरा 100% सेम होता नहीं है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि पूरा सभी का दुकान का प्राइस क्या होगा? सेम होगा। तुम कितना भी क्वांटिटी खरीदो प्राइस क्या लगेगा? सेम पड़ेगा तुम्हें। एक यूनिट खरीदोगे, मान लो एक यूनिट का प्राइस 100 रुपए है, एमआरपी 100 रुपए है, एक यूनिट खरीदोगे तो 100 रुपए लगेगा, दो खरीदोगे तो 200 लगेगा, 1000 यूनिट भी खरीद लेते हो तो वही 100 रुपए के हिसाब से तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब प्राइस फिक्स रहेगा, प्राइस क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी दुकान से ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। एक यूनिट खरीदेंगे तो 100 रुपए, 100 यूनिट खरीदेंगे तो दुकान वाला हमें 95 लगा देगा या 96 लगा देगा या 97 लगा देगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है नॉर्मली। लेकिन यहां हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो जो प्राइस रहेगा वो हर एक यूनिट का सेम रहेगा। ठीक है। तो हर यूनिट का सेम है। तो अब मुझे बताना, अभी हम तीन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़े थे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अगर प्राइस सेम है, प्राइस को मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? जो प्राइस है वही होगा। पहला यूनिट मान लो 100 रुपए, दो यूनिट 200 रुपए, तीन यूनिट 300 रुपए, चार यूनिट 400 रुपए, पांच यूनिट 500 रुपए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा? एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आ रहा है यही? तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है? इक्वल है, हमेशा इक्वल है, और हमेशा वो प्राइस के साथ सेम भी है। एक यूनिट का प्राइस कितना है? 100 रुपए, तो ये देखो प्राइस के साथ सेम भी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो प्राइस है तुम्हारा वही रहेगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट है उसका डायग्राम कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको लिखूंगा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है। ये वही 100 रुपए कांस्टेंट रहेगा।
क्लियर है बात? पढ़ चुके थे ये हम ऑलरेडी, याद आ गया। अब टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कैसा होगा? टोटल रेवेन्यू को देखो, 100, 200, 300, 400, 500 एक फिक्स प्रोपोर्शन से बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है हर बार 100 रुपए से बढ़ता जा रहा है। अगर क्वांटिटी जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब ये ओरिजिन से शुरू होगा, 0 0। ठीक है, अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो है, प्राइस क्वांटिटी जीरो है तो तुम्हारा रेवेन्यू भी जीरो है। ठीक है, यहां से शुरू होगा और ये कहां जाएगा? दिस इज टोटल रेवेन्यू। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमारा क्लियर हो गया था। ये कौन सा सिचुएशन है? जब प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन लेंगे, सेकंड सिचुएशन, जब प्राइस चेंज होता है विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी। तुम्हारा जैसे जैसे ज्यादा क्वांटिटी तुम खरीदोगे तो दुकानदार तुम्हें क्या देगा? डिस्काउंट देगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में डायग्राम कैसा होगा हम ऑलरेडी वो भी पढ़े थे। चलो एक काम करते हैं, इसको भी एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यूनिट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, पहला यूनिट खरीदेंगे 100 रुपए पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी 100 और एवरेज रेवेन्यू भी 100। ठीक है, फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट खरीदेंगे, कितना में देगा दुकान वाला? 2 यूनिट खरीदोगे थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। मान लो प्राइस पड़ा 99 पर यूनिट, तो टोटल कितना हो गया? 101 रुपए का डिस्काउंट दे दे। एक यूनिट में 1 रुपए, तो 2 यूनिट में 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो टोटल प्राइस हमें कितना पड़ा? 198। मार्जिनल रेवेन्यू कितना? एवरेज रेवेन्यू कितना? 99। ठीक है, 198 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 99। ठीक है, 3 यूनिट खरीदेंगे और थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कितना का डिस्काउंट ले लें? 2 रुपए का डिस्काउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो 98 इंटू 3 कितना होता है? 98 इंटू 3 294 होना चाहिए शायद, है ना? 294। ठीक है, बताओ अब कितना आएगा ये? नाइन्टी सिक्स आएगा, 95, जो भी आएगा देख लो तो कितना आ रहा है। इंक्रीमेंट कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 96 का इंक्रीमेंट हुआ, 96 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है? एवरेज रेवेन्यू 98 रुपीज आ रहा है। ठीक है, वैसे ही 4 यूनिट ले लेते हैं, 5 यूनिट ले लेते हैं, होगा क्या? इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अब ध्यान देना एक चीज, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। देखो दोनों स्टार्ट कहां से हुए? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। फर्स्ट पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, जो कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी भी है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? धीरे धीरे 100 से क्या हुआ? 98 हुआ, 98 से 96 हुआ, और आगे जाएंगे तो 93, 92, 90, 85, 80 धीरे धीरे फॉल होता जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूसली फॉल होगा। एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। दोनों फॉल हो रहा है, मार्जिनल भी फॉल हो रहा है, एवरेज भी फॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? अभी तक डायग्राम इसको देख के टेबल को, पहले दोनों सेम जगह से स्टार्ट किए, ये भी फॉल होना शुरू हुआ, ये भी फॉल होना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू देखो मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा इक्वल है या ज्यादा है? पहले इक्वल है, स्टार्टिंग में इक्वल है, उसके बाद हमेशा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। तो एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी मोर देन। ठीक है, 4 पॉइंट पढ़े हम लोग अभी। क्या क्या पॉइंट? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, दोनों सेम जगह से स्टार्ट होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूसली फॉल करेगा, एवरेज रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली फॉल करेगा। फोर्थ पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा रहेगा। पांचवा पॉइंट, अच्छा ये फॉल होते 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 बताओ कौन जीरो हो जाएगा? दोनों में से कौन जीरो होगा और कौन जीरो नहीं होगा? मार्जिनल जीरो हो सकता है। ठीक है, ये फॉल होते होते ये जीरो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। आज समझ में आया? तो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बिकम जीरो
or even it can become negative, but average revenue will always remain positive. एवरेज रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव. एवरेज रेवेन्यू जीरो होने का मतलब क्या है? फ्री में दे रहे हैं सामान, सारा सामान फ्री में दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि एक यूनिट फ्री में दी, एक यूनिट इंसान फ्री में देता है. अगर कोई कस्टमर 100 यूनिट खरीद ले तो उसको 101 नंबर यूनिट हो सकता है फ्री में दे दे. लेकिन एवरेज रेवेन्यू जीरो होने का मतलब क्या है? सारा यूनिट फ्री. ऐसा हो सकता है. दुकान वाला अगर रैशनल है, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का बेसिक एजम्पशन था, रैशनल पर्सन अगर रैशनल है तो ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होने का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट हम फ्री में दिए, जो हो सकता है. फ्री में 100 यूनिट खरीदने पर 2 यूनिट फ्री, 3 यूनिट खरीदने पर बाय 2 गेट 1 ऑफर, 2 खरीदो 1 फ्री. 2 खरीदोगे तो तुम्हारे प्राइस पड़ेगा, तीसरा वाला तुम्हारे लिए क्या होगा? फ्री होगा. तो तीसरे वाले का मार्जिनल रेवेन्यू क्या बनेगा? जीरो. क्या एवरेज रेवेन्यू जीरो होगा? एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता. एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. क्लियर है बात? ठीक है. अच्छा, टोटल रेवेन्यू कब देखते हैं? मार्जिनल एवरेज का तो हो गया 5 पॉइंट. ठीक है. टोटल रेवेन्यू बताओ, टोटल रेवेन्यू कैसा होगा? हाँ, ये तो टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, यहीं से हम बाकी दोनों निकाले हैं. तुम यहां से वो निकाल सकते हो. टोटल रेवेन्यू का डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम स्टार्ट देखो 100 से हुआ, उसके बाद बढ़ गया और बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. क्या ये हमेशा बढ़ता जाएगा? एक पॉइंट आएगा जब ये अपना मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा. वो पॉइंट कौन सा होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा. ये कहां पे पढ़े थे तुम लोग? टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का 3 रिलेशनशिप पढ़े थे, है ना? टोटल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं सॉरी, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़े थे स्टार्टिंग. फर्स्ट स्टेज क्या था? पहला स्टेज, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है. ठीक है. टोटल प्रोडक्ट जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट उस टाइम पर क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है. ऐसे ही टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहां पहुंच जाएगा? जीरो. चलो डायग्राम में देखते हैं. लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़ लिए थे, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. इसमें 2 था, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और प्राइस राइज विद इंक्रीज इन आउटपुट. दोनों का डायग्राम पढ़ लिए थे ऑलरेडी. यहाँ पर हम आए थे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू जब प्राइस फॉल करता है. 5 पॉइंट लिखे थे, देखो, है ना? जो 5 पॉइंट हम डिस्कस किए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में. एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. एवरेज एंड मार्जिनल बोथ फॉल. एवरेज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल. एवरेज कैन नेवर बिकम जीरो और नेगेटिव, बट मार्जिनल कैन बिकम जीरो और नेगेटिव. वही 5 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए आज भी. ठीक है. अभी तक हम कुछ भी नया नहीं पढ़े हैं. आज जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वही रिवीजन चल रहा है. ठीक है. क्योंकि 1-2 क्लास का गैप हो गया बीच में, 2 क्लास का गैप हो गया ना, इसी वजह से रिवीजन चल रहा है. ठीक है. देखो, अब बात करेंगे, ये तो जनरल रिलेशनशिप को छोड़ सकते हो, यू कैन स्किप दिस. अगर एग्जाम में आता है तो ये लिख कर आना है. ठीक है. डायरेक्टली ये रिलेशनशिप हमारे काम का नहीं है, तो यहां से यहां तक जो है यू कैन स्किप. रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. एवरेज और मार्जिनल का रिलेशनशिप समझ में आ गया. अब बात करेंगे टोटल और मार्जिनल का. ठीक है. दोनों का डायग्राम देखते हैं. ये रहा, देखो ध्यान से. टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा. इंक्रीज होते होते कहां पहुंचेगा? मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा. उसके बाद क्या होगा? ये फॉल होना शुरू हो जाएगा. 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज. पहला स्टेज, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? देखो उसी टाइम. यहां पर भी देखो, ये स्टेज 1 है, ये 2 है और ये 1 में क्या हो रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है. क्या ये हम लिख सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू तो हमेशा ही फॉल कर रहा है, स्टेज 1 में, 2 में, 3 में, हर जगह. अब जो चीज हर स्टेज में सेम है उसको क्या लिखना है?
कुछ यूनिक होगा तो लिखोगे ना, ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा फॉल करता है, हर स्टेज में जाकर वही लिख रहा हूँ मार्जिनल रेवेन्यू फॉल, मार्जिनल, ये कोई यूनिक पॉइंट हुआ? नहीं हुआ। यूनिकनेस क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, फॉल तो कर रहा है, ठीक है, लिखना लिख दो, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखना जरूरी है क्योंकि फॉल तो हमेशा ही करता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में उसका यूनिकनेस ये है कि वो फॉल तो कर रहा है लेकिन वो कौन से साइड में है? पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। तुम्हें फॉल करना है, लिखना है तो लिख सकते हो फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है। अगर फॉल लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में, लेकिन पॉजिटिव होता है वो लिखना जरूरी है। स्टेज नंबर 2, टोटल रेवेन्यू कहां है? मैक्सिमम पॉइंट पर है। उसी टाइम पर मार्जिनल रेवेन्यू देखो कहां है? 0 है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज, ठीक है। स्टेज नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? टोटल रेवेन्यू फॉल्स, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स, बात समझ में आया? क्लियर है बात? सिंपल सा रिलेशन है। क्या ये तीनों रिलेशनशिप हम कहीं पढ़े हुए हैं? पहले भी पढ़े हुए हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एग्जैक्टली 3 रिलेशनशिप पढ़े थे, ठीक है। वही 3 कॉपी पेस्ट है। वहां पर प्रोडक्ट था, यहाँ पर रेवेन्यू, बस। वहां पर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप था, यहाँ टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशनशिप। उतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं, ठीक है। क्लियर? चलो आ जाओ यहां पर, देखो तीनों रिलेशनशिप देखो। फर्स्ट, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। या तुम लिख सकते हो व्हेन टोटल रेवेन्यू राइजेस मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। दोनों एक ही बात है, ठीक है, सेम बात है। सेकंड, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0 टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, या फिर व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, बात बराबर है। तीसरा, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग, या फिर हम लिख सकते हैं व्हेन टीआर फॉल्स, मतलब टोटल रेवेन्यू फॉल्स मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, एक ही बात, ठीक है। तो पूरा चैप्टर में बताओ हम क्या क्या पढ़े स्टार्टिंग से। रेवेन्यू का मीनिंग पढ़े, ठीक है, वो तो लास्ट में पढ़े थे, सीरियली बताओ थोड़ा। सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है पढ़े, उसके बाद चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम, एक जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और दूसरा जब प्राइस फॉल्स होता है। प्राइस कांस्टेंट के अंदर हम 3 ठो डायग्राम टोटल पढ़े, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का डायग्राम, मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम, एवरेज रेवेन्यू का। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू तो सेम ही था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि प्राइस के साथ इक्वल होता था। टोटल रेवेन्यू का डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग था, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाता था, ठीक है। टोटल इतना ही पढ़े थे। उन दोनों के बीच में 5 रिलेशनशिप था, पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। नहीं, 5 रिलेशनशिप सेकंड वाले में था, उसमें तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। सेकंड केस हम लोग पढ़े जब प्राइस डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा हमें थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में हम डायग्राम सबसे पहला पढ़े एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम, ठीक है। उसके अंदर 5 रिलेशनशिप था। क्या क्या था? दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, दोनों फॉल करते हैं, मार्जिनल तेजी से फॉल करता है, एवरेज स्लोली फॉल करता है, या फिर हम लिख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होता है, एक ही बात है, कोई कुछ भी लिख लो। उसके बाद एवरेज कभी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, मार्जिनल 0 या नेगेटिव हो सकता, क्लियर। उसके बाद हम लोग आखिरी में पढ़े टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप। बताओ क्या था 3 पॉइंट। स्टार्टिंग स्टेज 1 में टोटल रेवेन्यू राइज करता है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है। सेकेंड स्टेज टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। और तीसरा स्टेज टोटल रेवेन्यू फॉल करता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव। चैप्टर खत्म हो गया पूरा, ठीक है। सारा चैप्टर में टोटल इतना ही था। अब 2 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और है, जो है ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और शट डाउन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पढ़ाए हैं स्कूल में ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
ठीक है, जिसको पढ़ाए या नहीं पढ़ाए हम पढ़ेंगे, क्योंकि समझने लायक चीज है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तुम एक बिजनेस शुरू किए, तुम ऐसे पॉइंट पर हो कि तुम्हें ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, जितना पैसा इनकम हो रहा है पूरा खर्च हो जा रहा है, 1 रुपए भी ना एक्स्ट्रा बच रहा है, ना 1 रुपए भी तुम्हारे पॉकेट से लग रहा है। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा दुकान खोलता हूं, इस शॉप का रेंट है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए मंथली रेंट है, कोई स्टाफ नहीं है, मैं अकेला काम करता हूं, अकेला सब कुछ करता हूं। ठीक है, इस शॉप का रेंट कितना है? 10,000 रुपए। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका प्राइस 10 रुपए है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब सामान को बनाने का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितना यूनिट बनाऊंगा उतना कॉस्ट लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट मान लो है 5 रुपए। तो मेरा मार्जिन कितना है? पर यूनिट मार्जिन कितना है? 5 रुपए। तुम बताओ, 1 यूनिट बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कितने का लॉस होगा? 5 का प्रॉफिट होगा। वेरी गुड, रेंट भी तो देना 10,000, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? वेरी गुड, 9,995 का लॉस होगा, है ना। 5 रुपए आ गया। मान लो मैं समोसा बेच रहा हूं, ठीक है, 10 रुपए का समोसा बेचा, 5 रुपए बनाने का खर्चा आया, तो 5 रुपए मेरे पास बचा। लेकिन महीने में मुझे रेंट कितना देना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 देना है, 5 रुपए आया, नेट में कितना देना पड़ेगा? 9,995। ठीक है, 995 का लॉस हुआ। वैसे ही अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ाता जाऊं, मान लो मैं 100 क्वांटिटी बेच लेता हूं, कितना रुपए आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट काटने के बाद। ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू आया उसमें से जो समोसा बनाने का कॉस्ट है उसको मैं माइनस कर लिया, मेरे पास बचा कितना? 5 रुपए पर समोसा इंटू 100 समोसा, 500 बचा। ठीक है, महीने में लॉस कितना होगा या प्रॉफिट कितना होगा मेरा? 9,500 का लॉस होगा। तो तुम मुझे बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले पॉइंट में पहुंचने के लिए मुझे कितना समोसा बेचना पड़ेगा? एक समोसा में 5 रुपए का प्रॉफिट है, मार्जिन है। ठीक है, इसको प्रॉफिट नहीं बोलते 5 रुपए, इसको मार्जिन बोलते हैं, ये मार्जिन है। अब इस मार्जिन से मुझे बाकी खर्चे पेमेंट करना है, अगर स्टाफ रखूंगा तो उसका सैलरी देना है, रेंट देना है, जो भी है देना है। मान लो 10,000 रुपए मेरा खर्चा है, तो मुझे मिनिमम हर महीने कितना समोसा बेचना पड़ेगा? 2,000 समोसा मिनिमम बेचना पड़ेगा। अगर मैं किसी महीने में 2,000 समोसा बेचता हूं, इंटू 5 रुपए, कितना रुपए आएगा? और वो 10,000 मैं किसको दे दूंगा? रेंट दे दूंगा। मतलब ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। 2,000 यूनिट से अगर ज्यादा बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा, और 2,000 यूनिट से अगर कम बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2,000 यूनिट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या पॉइंट होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर तुम्हें ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस। उस पॉइंट से तुम अगर आगे जाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, और उस पॉइंट से अगर तुम पीछे आओगे तो तुम्हें लॉस होगा। तो तुम्हें जब डिसीजन लेना होगा बिजनेस ओपन करने का, तो ये डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा कि तुम्हें 2,000 समोसा बेचना है। अब तुम 2,000 समोसा बेच पाओगे या नहीं पाओगे? अगर 2,000 बेच पाओगे तब तो तुम इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं 2,000 ही बेच पाऊंगा, 2,000 से ज्यादा नहीं बेच पाऊंगा, तो तुम्हें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ब्रेक इवन आ पाएगा ना, प्रॉफिट तो आ ही नहीं पाएगा। प्रॉफिट कब होगा? 2,000 समोसा के बाद प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगर तुम एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 यूनिट बेचोगे तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जितना यूनिट बेचोगे उतना रुपए का प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन जब तक 2,000 यूनिट नहीं बेच लेते तब तक तुम्हें क्या होगा? लॉस। तो 2,000 यूनिट क्या है? व्हाट इज 2,000 यूनिट? ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है, अब मान लो किसी महीना 1,900 यूनिट बिका या 1,800 यूनिट बिका। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? दुकान बंद कर देना चाहिए? मान लो एक महीना, ये नवंबर महीना में
मेरा 1800 यूनिट ही बिका, बताओ क्या करना चाहिए? लॉस हुआ, सिंपल सा बात है। मुझे दुकान बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ? क्या मैं कल से दुकान खोलना बंद कर दूं? नवंबर महीना में मुझे पता है 1800 यूनिट बिकेगा, तो नवंबर महीना में दुकान खोलूं या ना खोलूं, कि डायरेक्ट दिसंबर में खोलूं? क्यों खोलना, सोच समझ के बताना। जो बोल रहे हो डिसीजन का रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है? मैं ये समोसा को मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अभी एग्जाम्पल है ये, ठीक है? बताओ मुझे, अगर मुझे पहले से पता है कि ये नवंबर महीना में 1800 यूनिट ही बिकेगा, तो मुझे नवंबर महीना में दुकान खोलना चाहिए या डायरेक्टली 1 दिसंबर को दुकान खोलना चाहिए? दिसंबर महीना में 5000 यूनिट बिकेगा, ठीक है? बताओ क्यों खोलना चाहिए? आराम से, क्यों खोलना चाहिए? वेरी गुड। अगर मैं नवंबर महीना में दुकान नहीं खोलता हूं तो लॉस कितने का होगा? 10,000 का लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट तो देना पड़ेगा ना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। मैं नवंबर महीना में समोसा नहीं बनाया तो 5 रुपए पर यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नहीं लगेगा और ना कोई रेवेन्यू आएगा। लेकिन जो दुकान का मालिक है उसको 10,000 भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, वो नहीं देने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, अगर परमानेंटली बंद कर रहा हूं, मैं दुकान परमानेंटली बंद कर रहा हूं, मैं दुकान ही छोड़ दूंगा, मुझे लग रहा है कि आने वाला कोई भी महीने में 2000 समोसा नहीं बिकेगा, तो मैं क्या डिसीजन लूंगा? परमानेंटली बंद करने का डिसीजन। बात समझ में आया? आप समझेंगे शटडाउन पॉइंट। शटडाउन का मतलब बंद कर दो दुकान, ये बिजनेस तुम्हारे लायक नहीं है, ये बिजनेस में तुम कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे, इसको बोलते हैं हम शटडाउन पॉइंट। अब ये शटडाउन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही माइनस किया, 10 रुपए में समोसा बेचूंगा, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, मार्जिन कितना? 5। मैं तो मार्जिन से ही कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं रेवेन्यू से थोड़ी कैलकुलेट कर रहा हूं, रेवेन्यू से मैं ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया हूं। अब जो मेरे पास मार्जिन बच रहा है उस मार्जिन से मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर रहा हूं, वेरिएबल ऑलरेडी माइनस हो गया पहले, ठीक है? दो ही कॉस्ट होता है, वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल पहले माइनस कर लिया, मार्जिन पता चल गया, अब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर। क्लियर है बात? ठीक है। तो पहली बात, ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट का आया? 2000 यूनिट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? मिनिमम मुझे कितना बेचना है हर महीना? 2000 यूनिट बेचना है। 2000 यूनिट बिकेगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 2000 यूनिट के बाद एक्स्ट्रा जितना यूनिट बिकेगा उस पर मुझे प्रॉफिट होगा। 2000 यूनिट से कम जितना बिकेगा डिफरेंस यूनिट पर मुझे लॉस होगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब बात करते हैं शटडाउन पॉइंट। अब समझो, ब्रेक इवन पॉइंट तो चलो ठीक है, किसी महीने अगर तुम 2000 समोसा बेच रहे हो तब भी तुम्हें दुकान खोल लेना चाहिए, है ना, ताकि तुम्हारा 10,000 का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर हो जाए। किसी महीने 1800 यूनिट बिके तब भी दुकान खोल लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट का 9000 तो रिकवर हो जाए, हाथ से 1000 ही लगे। लेकिन अगर तुम्हें पता है पहले से, तुम्हें ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक यूनिट का सेल प्राइस कितना है? 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 11 रुपए, रेंट तो 10,000 है ही, रेंट तो 10,000 है ही, ठीक है? अगर सिचुएशन ऐसा है, सेल प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 11 रुपए, क्या करना चाहिए? प्राइस बढ़ाना ऑप्शन है नहीं, वरना मैं पहले ही बढ़ा लिया होता तुमसे बिना पूछे, क्योंकि प्राइस मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, सब कोई 10 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है? तो प्राइस तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्राइस यू कैन नॉट चेंज, जो मार्केट में चल रहा है वही चल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा कितना पड़ रहा है? तुम्हें 11 रुपए पड़ रहा है। क्या करना चाहिए? दुकान को छोड़ देना चाहिए, परमानेंटली बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए। चलो 11 रुपए नहीं है, 10.01 है, अब क्या करना चाहिए? फिर भी बंद कर देना चाहिए। मान लो, अब क्या करना चाहिए? अब भी बंद कर देना। बात समझ में आया? तो हम शटडाउन का डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारा रेवेन्यू हमारे वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर नहीं कर पा रहा है, फिक्स कॉस्ट तो छोड़ो, दूर का बात है, रेंट तो घर से दे भी देंगे एक बार,
लेकिन हमारा रेवेन्यू हमारे वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर नहीं कर रहा है। मतलब आलू का प्राइस इतना इंक्रीज हो गया कि समोसा का प्राइस, समोसा को बनाने का कॉस्ट ही 11 रुपए आ रहा है, तुम 10 में बेच रहे हो। मान लो टेम्परेरी हुआ है, ये परमानेंट भी नहीं है, मान लो टेम्परेरी है। नवंबर महीना तुम कितना यूनिट बेचते, 2000 यूनिट बेचने वाले थे, प्राइस कितना में बेचते, लेकिन नवंबर महीना में वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो नवंबर महीना में दुकान खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? खोल के समझदारी है या बिना खोले? परमानेंटली ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ नवंबर महीना में ऐसा हुआ है, दिसंबर में फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर भी नवंबर महीना में खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए। दुकान खोलोगे तो नुकसान होगा। अगर दुकान नहीं खोलते हो तो लॉस कितने का होगा? 10,000 रुपए का जो भाड़ा देना है। लेकिन अगर दुकान खोलते हो तो भाड़ा तो 10,000 दोगे ही दोगे, साथ में पर यूनिट में 1 रुपए का लॉस, तो 2,000 रुपए का और लॉस होगा। तो टोटल लॉस कितना होगा? 12,000। तो हम शटडाउन का डिसीजन तब लेते हैं जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारे प्राइस से ज्यादा होता है। प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट ही प्राइस से ज्यादा है, तो दुकान खोल के ही कोई सेंस नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। फिर से जब वेरिएबल कॉस्ट कम होगा फ्यूचर में, तब दुकान खोलेंगे। इससे बेटर है कि दुकान को ताला मार दो, घर में बैठो और फिक्स्ड कॉस्ट जो है, रेंट जो है, वो अपने पॉकेट से देते रहो, फिर भी तुम्हें पोसाएगा। समझ में आया बात? तो शटडाउन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम बिजनेस को बंद कर देंगे, चाहे वो टेम्परेरी बंद करे, परमानेंट बंद करे, बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं शटडाउन। ठीक है, ये कब होता है? जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होता है। जो हमारा प्रोडक्ट को बेचकर जो प्राइस है उससे ज्यादा हमारा अगर वेरिएबल कॉस्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं शटडाउन पॉइंट, बिजनेस को बंद कर दिया जाए। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? जब ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना कोई लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या दुकान चलाना चाहिए? यस, दुकान को ओपन रखना चाहिए, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, भले प्रॉफिट हो रहा है ना हो रहा हो, लेकिन दुकान को हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि दुकान अगर बंद कर देंगे तो हमें लॉस ज्यादा का हो जाएगा। ठीक है, और शटडाउन पॉइंट में दुकान को बंद कर देना। क्लियर है बात? ठीक है, चलो बुक में देखते हैं फटाफट से। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट refers to a point where the total revenue is equal to total cost। जब तुम्हारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के साथ इक्वल, टोटल मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को मिलाकर। ठीक है, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। दोनों का ग्राफ देखो, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, टोटल कॉस्ट का ग्राफ, इस पॉइंट पर दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद अगर जाएंगे तो रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, इसके पहले आएंगे तो रेवेन्यू कम है कॉस्ट, तो ये पार्ट हमारा लॉस है। दिस इज आवर लॉस एंड दिस इज आवर प्रॉफिट। ठीक है, और इस पॉइंट पर नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर है बात? ठीक है, ये वही 2000 वाला पॉइंट है हमारे एग्जांपल का, समोसा का 2000 यूनिट वाला। ठीक है, उसके बाद एक और तरीके से, इसका कोई यूज नहीं है, तुम ये वाला बना के आना अगर बाई चांस एग्जाम में दे देते हैं तो। ठीक है, सिर्फ ये वाला बना के आना, पहला वाला डायग्राम। ठीक है, नीचे आ जाओ। शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। जब वेरिएबल कॉस्ट होगा, इन अदर वर्ड्स इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज जस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के साथ इक्वल हो। अगर वेरिएबल कॉस्ट यहां से थोड़ा भी इंक्रीज हो जाता है तो फिर हमारा दुकान खोल के, अच्छा मुझे ये बताओ, 10 रुपए का समोसा रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट भी 10 रुपए, मार्जिन बच रहा है 0, दुकान खोलें या ना खोलें? क्यों नहीं खोलें? खोलने से भी 10,000 का लॉस, नहीं खोलने से भी 10,000 का लॉस, तो बेटर क्या है? बंद कर दो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? दुकान को बंद कर दो। ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो बंद ही रहेगा दुकान, वेरिएबल कॉस्ट अगर और बढ़ेगा तो बंद ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर कम हो जाता है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? दुकान को रीओपन कर ले। ठीक है, टोटल रेवेन्यूज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला दिया है। एट शट डाउन पॉइंट फर्म इंकर लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली।
शट डाउन पॉइंट में फॉर्म को फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होता है, वो अपने हाथ से भरता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बियॉन्ड शट डाउन पॉइंट अगर वो अपने दुकान को ओपन रखता है तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, साथ में एक्स्ट्रा लॉस भी भरपाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो लिख देना ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये है एवरेज रेवेन्यू। इस पॉइंट पर दुकान को क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे, परमानेंटली बंद कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलो, तो ये होता है हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट। अब सुनो, क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ। सुनो, माइक्रो टोटल है तुम्हारा, ये 7 चैप्टर का है, 10 चैप्टर, 10 इस मेरे हिसाब से 11 चैप्टर स्कूल में 10 और 11 को मिलाकर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 10 और 11 मर्ज हो गया है, ठीक है, एक चैप्टर बन गया, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। आज चल रहा था चैप्टर नंबर 7 रेवेन्यू, 8 नंबर है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और 9 नंबर है सप्लाई, और 10 नंबर है मार्केट। मार्केट पहले 2 चैप्टर हुआ करता था 10 एंड 11, अभी उसको क्या किया, मर्ज कर दिया, एक ही चैप्टर बना दिया, ठीक है। तो हम मानकर चलते हैं 10 चैप्टर है, जिसमें से हमारा 7 चैप्टर ऑलरेडी कवर है। 3 चैप्टर जो है वो बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। सप्लाई चैप्टर 2 to 3 क्लासेस का, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो 1 क्लास का है, देखो तुम कितना छोटा है, ये देखो शुरू होने से पहले ही खत्म है, बस 3 पेजेस, 3 पेजेस का है टोटल, टोटल 3 पेज का चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। अच्छा, पहले क्या पढ़ना है, इसको आगे कंटिन्यू करें या स्टार्ट्स को पढ़ लें? स्टार्ट्स में क्या बाकी है, बहुत कहाँ पीछे, क्या बाकी है बताओ? बीच का 2 चैप्टर बाकी है, ठीक है, उसके अलावा क्या बाकी है? वहां तक तो स्कूल वाले भी पहुंचे नहीं होंगे। कोरिलेशन खत्म, अभी तो कौन, कोरिलेशन पढ़ा दिए, और इसका माइक्रो का सब खत्म। कहाँ जाना है सर को, कहीं जाना है क्या? ओ, उनका एग्जाम है तो वो छुट्टी लेंगे, तो अभी तुम्हारा ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट्स के 1-2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर माइक्रो का पढ़ लेंगे, ठीक है।